बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 12 में से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर नंबर 12 का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका हम टॉपिक करेंगे कूलम्स लॉ। अच्छा जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है जी द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। स्टैटिक यानी कि ऐसी चीज़ जो कि रेस्ट पे हो, इलेक्ट्रो मतलब चार्जेस से रिलेटेड होगा। तो डेफिनेशन जो बनती है वो ये है, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक हो गया। इलेक्ट्रिक फोर्सेस क्या होती हैं वो बाद में कूलम्स लॉ में एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा जी, मैटर जो है, मैटर की जो दो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं? मैस और चार्ज। हमारे पास टू टाइप्स के चार्जेस होते हैं। फ्रैंकलिन ने बताया कि चार्ज जो है वो क्या है। हमारे पास टू टाइप्स के चार्जेस हैं, एक है नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है? मोस्टली हम ये कहते हैं कि जब भी किसी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। और जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। अगर किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल पे कोई चार्ज नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? न्यूट्रल है इस वक्त, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल क्यों? क्योंकि ना तो ये अट्रैक्ट करेगा और ना ही रिपेल। अब जो सेम चार्जेस होते हैं वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो अभी चार्जेस की रिपल्शन और अट्रैक्शन की वजह से जो फोर्स जनरेट होती है उसको एक्सप्लेन किया एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर ने, कूलम ने, और इसने जो लॉ दिया उसको हम बोलते हैं कूलम्स लॉ। ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ चार्जेस कंसिडर करेंगे। एक है चार्ज Q1 और दूसरा क्या है? Q2। अगर ये दोनों चार्जेस ऑपोजिट हों तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और अगर ये दोनों चार्जेस सेम हो तो ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। रिपल्सिव फोर्स होगी। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ज़रा कूलम्स लॉ की डेफिनेशन देख लेते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अब अगर हम इस डेफिनेशन को मैथमेटिकली सॉल्व करें, देखें अगर हम, तो पहला जो इसका पार्ट है जी, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो फोर्स क्या है? दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसके बीच में, दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लेंगे और जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव किया तो क्या हो गया? फोर्स यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा के, तो एफ ई इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इन सारी फॉर्म्स को मिला के जो एंड पे इक्वेशन बनी वो ये होगी। यहाँ पे के क्या है? एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसकी फॉर्म कुछ इस तरह से है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के इक्वल है जी। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी जो वैल्यू है वो है 8.85 × 10⁻12, और ये वाले जो यूनिट्स हैं इन्हीं को अगर आप रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, तो इसके यूनिट्स बन जाते हैं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा जी, जो वैल्यू ऑफ के है ये किस किस के ऊपर डिपेंड करती है? एक तो ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन मीडियम। सेकेंडली ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करती है कि हम कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं यूनिट्स के लिए। ठीक है जी। तो जो फोर्स की फाइनल फॉर्म आ गई वो हमारे पास क्या आएगी? एफ ई इज़ इक्वल टू कूलम्स फोर्स इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अच्छा जी, अब तक तो हमने क्या किया है? हमने कूलम्स लॉ की जो है मैथमेटिकल फॉर्म डिराइव की और फोर्स, कूलम फोर्स जो है उसको बोला कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर के इक्वल है। यहाँ तक डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं था। कूलम्स फोर्स जो होती है ये एक म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल का मतलब होता है जब Q1 Q2 के ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है तो उसी टाइम पे Q2 भी जो है Q1 के ऊपर कोई फोर्स लगा रहा होगा। इसका मतलब है इनकी कोई सर्टेन डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन के लिए हम वेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो यहाँ पे अब जो हम करेंगे वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये है जी, जब भी किसी चीज़ को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम उसके साथ एक यूनिट वेक्टर लगा देते हैं। ये आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। ये है फोर्स की मैग्नीट्यूड फॉर्म, और ये क्या साथ लगा दिया हमने? एक वेक्टर, यूनिट वेक्टर, जो कि इसकी डायरेक्शन को शो करता है। अब अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, तो Q2 के ऊपर Q1 की वजह से जो फोर्स लग रही है, यानी जिसके ऊपर फोर्स लग रही है वो पहले आएगा और जिसकी वजह से लग रही है वो बाद में आएगा। तो ये जो फोर्स Q2 के ऊपर लग रही है इसको मैं क्या बोलूँगी? F21, और जो इसकी वेक्टर फॉर्म होगी इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो क्या होगी? F21। ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये क्या हो गया? यूनिट वेक्टर R21। ठीक हो गया। इसी तरह अगर जो चार्ज Q1 है इसके ऊपर Q2 की वजह से जो फोर्स लग रही है तो उसकी क्या, मैं उसको क्या बोलेंगे? F12, और जो इसकी वेक्टर फॉर्म होगी वो इस तरह से होगी F12 इज़ इक्वल टू, ये उसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म और ये साथ में उसका वेक्टर लगा दिया। अब चूँकि हमने कहा था एक म्यूचुअल फोर्स है, ये इसके ऊपर लगा रहा है तो ये भी इसके ऊपर लगाएगा। इसका मतलब है दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्सेस, अगर ये मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं तो इक्वल फोर्सेस एक्सर्ट कर रहे होंगे, लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। जैसे इसकी इस तरफ को है और इसकी इस तरफ है, मतलब
दोनों फोर्सेस को मैंने कर दिया इक्वल, और इनकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए मैं क्या लगा दूंगी, एक नेगेटिव का साइन। फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी सेटिस्फाई हो गया। ठीक है जी। अब जो थर्ड चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो है इफेक्ट ऑफ मीडियम। दो जो चार्जेस हमने लिए, हमने ये तो देखा ही नहीं कि इनके बीच में मीडियम कौन सा था, हम इनके बीच में मीडियम सिर्फ और सिर्फ फ्री स्पेस ही कंसीडर कर रहे थे, जस्ट इनके डिस्टेंस को हमने देखा। अब इनके बीच में जब मीडियम होगा फ्री स्पेस, तो ये वाली फॉर्म होगी फोर्स की, लेकिन जब इनके बीच में कोई एक सर्टन आप मीडियम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इस फोर्स की जो शिद्दत है उसके अंदर कोई कमी आएगी। तो ये जो टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ मीडियम, यहाँ पे देखें दो चार्जेस हैं, इनके बीच में कोई सर्टन इंसुलेटिंग मीडियम इंसर्ट कर दिया तो क्या होगा, फोर्स की शिद्दत कम होगी। कितनी कम होगी वो हम इस तरह से कहेंगे कि फोर्स ड्यू टू सर्टन मीडियम, हम जो एक्चुअल फोर्स है उसको उस मीडियम की वैल्यू के ऊपर डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी। तो जो मीडियम की वैल्यू है इसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी। जब कोई मीडियम नहीं था तो हमने कहा था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और जब कोई सर्टन मीडियम रख दिया तो हमने क्या बोला, इसको रिलेटिव परमिटिविटी। अब इसको एप्सिलॉन मीडियम के ऊपर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को डिवाइड कर दिया है रिलेटिव परमिटिविटी बनाने के लिए, ताकि इसके कोई यूनिट्स ना रहें, इसकी कोई एक सर्टन वैल्यू ही हो। इसका मतलब है मैक्सिमम फोर्स कब होगी दो चार्जेस के बीच में, जब इनके बीच में कोई मीडियम नहीं होगा। जैसे ही आप कोई मीडियम इंसर्ट करेंगे तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। मैक्सिमम फ्री स्पेस के लिए होगी, और कुछ वैल्यूज़ आपकी बुक में भी दी गई हैं, जिनमें से कि एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू क्या दी गई है, 1.0006, यानी कि बहुत कम है एयर के लिए। एयर एक बहुत लाइट सा मीडियम है। इसके अलावा अगर आप कोई हार्ड मीडियम रख देंगे, कोई बहुत भारी सा इंसुलेटिंग मीडियम, तो क्या करेगा, वो फोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम कर देगा। तो जी आज का जो लेक्चर था वो था कूलम्स लॉ पे। इसको हम 3 सेक्शन में अगर डिवाइड कर लें, सबसे पहले हमने क्या किया, कूलम्स लॉ के लिए मैथमेटिकल फॉर्म को डिराइव किया, जो कि ये वाली थी। आई हमारे पास, अच्छा एक पॉइंट जो रह गया था डेफिनेशन में, मैंने कहा पॉइंट चार्जेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो पॉइंट चार्जेस को डिफाइन करना भूल गई थी मैं। पॉइंट चार्ज क्या होता है, एक ऐसा चार्ज जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करे, यानी कि ये साइज़ में बहुत ही छोटा होता है, इसकी डायमेंशन बहुत ही स्मॉल होती है, ये किसी दूसरे चार्ज के मीडियम को इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट नहीं करता। ठीक हो गया जी। सबसे पहले हमने मैथमेटिकल फॉर्म डिराइव की थी, उसके बाद हमने देखा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, और एंड पे हमने मीडियम के इफेक्ट को भी डिस्कस कर लिया। आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए यूज़फुल होगा। इसको पढ़ें खुद भी, इंशाल्लाह आपको सारा बिल्कुल ठीक तरह से समझ आ